हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन के क्लास में आपका स्वागत है। आज आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है धारा 29 सेक्शन 29 डिसीजन मेकिंग बाय पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स, यानी मध्यस्थों के पैनल द्वारा निर्णय तैयार किया जाएगा, दिया जाएगा। अब सबसेक्शन 1 कहता है कि यदि पक्षकारों के बीच अन्यथा करार न हो, करार है तो जो पक्षकारों ने करार किया है वही प्रिवेल करेगा, वही माना जाएगा। और यदि कोई वैसा करार नहीं है निर्णय के संबंध में, तो वैसी स्थिति में जो आर्बिट्रेटर का पैनल है, जैसा वो अपने आर्बिट्रल एग्रीमेंट में तय किए हुए हैं, यदि किसी व्यक्ति का नाम तय पूर्व से किए हुए हैं तो वह व्यक्ति निर्णय देगा, वो तैयार करेगा निर्णय। नहीं अगर दिए हुए हैं, चुनाव द्वारा होता है, तो वैसी स्थिति में उनके द्वारा चुने हुए आर्बिट्रेटर जो हैं, मध्यस्थ जो हैं, वो निर्णय देंगे। इसकी व्यवस्था धारा 29 आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट करता है। अब ध्यान देने की बात यह है कि जहां एक सदस्यीय मध्यस्थम अधिकरण है, वहां एक व्यक्ति जो मध्यस्थ है, एक ही व्यक्ति मध्यस्थ जो है, वही सुनवाई करने के उपरांत मध्यस्थम का निर्णय एवार्ड ग्रांट करेगा। उसके यहाँ भेजे गए, उसके यहाँ दिए गए विवाद के संदर्भ में निर्णय वही एवार्ड के द्वारा देगा। किंतु जहाँ मध्यस्थों की संख्या एक से अधिक है, वैसे सेक्शन 10 आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट सबसेक्शन 2 में यह कहा गया है कि ऑड नंबर, मध्यस्थों का सही डिसीजन के लिए ऑड नंबर होना अनिवार्य है। क्योंकि यदि इवन नंबर दो पक्षकार हैं और दोनों एक एक मध्यस्थ को चुनते हैं, तो वैसी स्थिति में वो दोनों मध्यस्थ जो है तीसरे मध्यस्थ का चुनाव करेंगे ताकि वो ऑड नंबर में आए। क्योंकि जो पैनल में आर्बिट्रेटर हैं वो जब निर्णय देंगे, तो यदि इवन नंबर में है तो आधे एक पक्षकार के पक्ष में और आधे दूसरे पक्षकार के पक्ष में निर्णय अगर देते हैं, तो वैसा निर्णय एक दूसरे का विरोधाभासी हो जाएगा और उससे यह ऐसा प्रतीत होगा कि मध्यस्थम की पूरी कार्रवाई व्यर्थ हो गया, विवाद जहां का तहां रह गया और उसका कोई समाधान नहीं हो पाया। इसलिए ऐसी व्यवस्था दी गई है कि बहुमत, अगर एक सदस्यीय मध्यस्थम अधिकरण है तो वहां मध्यस्थम का एवार्ड एक सदस्य के द्वारा ही दिया जाएगा। लेकिन जहां मध्यस्थम अधिकरण एक से अधिक सदस्यों के है, तो वहां मध्यस्थम का एवार्ड जो है वो बहुमत का एवार्ड जो है वो प्रिवेल करेगा। और वैसी स्थिति में सभी मध्यस्थ जो है निर्णय देंगे, किंतु बहुमत का निर्णय जो होगा वही मान्य होगा। जैसे यदि 3 सदस्यीय मध्यस्थम अधिकरण है तो 2-1 का बहुमत से जो एवार्ड आएगा वो प्रिवेल करेगा। यदि 5 सदस्यीय है तो वहां 3-2, 4-1 या 5 का 5 का निर्णय अगर 1 आता है तो वैसी स्थिति में वो मान्य होगा। तो यहां हम देख रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द आर्बिट्रेटर्स से जो निर्णय दिया जाएगा वो प्रिवेल करेगा। लेकिन
निर्णय तैयार करने में सभी मध्यस्थों का अनुमोदन, हस्ताक्षर अनिवार्य है। निर्णय जो तैयार होगा उनके विचार से क्या होना है, उनका भी विचार, सहमति या असहमति दर्ज किया जाएगा उस निर्णय के साथ। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द आर्बिट्रेटर्स का जो निर्णय होगा वही प्रिवेल करेगा। पुराने एक्ट में, नए एक्ट में यह व्यवस्था दी गई है, 1996 एक्ट में यह व्यवस्था दी गई है। जबकि पुराने एक्ट में हम देखते थे कि वहां पर निर्णय आने के बाद अगर निर्णय में असमानता है, भिन्नता है, तो वैसी स्थिति में अंपायर, पुराने एक्ट में अंपायर सिस्टम था। 1940 एक्ट में आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 में अंपायर सिस्टम था। वो निर्णय अवार्ड ग्रांट होने से पूर्व अंपायर को दिया जाता था और अंपायर के सहमति के साथ, अंपायर जिन आर्बिट्रेटर के निर्णय के साथ उसकी सहमति बनती थी वह निर्णय प्रिवेल करता था। यहां पर हम देख रहे हैं कि जब भी सम संख्या में मध्यस्थों की नियुक्ति की जाती है तो स्वतः ही नए एक्ट में व्यवस्था दी गई है कि उसको मध्यस्थों द्वारा विषम बनाया जाता है, जिसको प्रिजाइडिंग आर्बिट्रेटर हम लोग कहते भी हैं। प्रिजाइडिंग आर्बिट्रेटर होता है और उसका निर्णय मान्य होता है। उसके साथ अन्य मध्यस्थों का निर्णय के साथ जो बहुमत प्राप्त होता है वही निर्णय मान्य होता है। तो हम यहां देख चुके हैं कि डिसीजन जो है वो अवार्ड जो है या निर्णय जो है मध्यस्थों के पैनल के द्वारा तैयार होगा और बहुमत का निर्णय जो है वो लागू होगा, माना जाएगा। अब हम आते हैं सेक्शन 30 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट, सेटलमेंट। सेक्शन 30 सेटलमेंट, परिनिर्धारण। यह कहता है कि मध्यस्थम प्रक्रिया के दौरान, मध्यस्थम करार के आलोक में, मध्यस्थम करार के आलोक में मध्यस्थम अधिकरण परिनिर्धारण हेतु पक्षकारों के बीच के विवाद को परिनिर्धारित करने के लिए, सलटाने के लिए, सहमति बनाने के लिए उस एग्रीमेंट के अनुरूप यदि उनको प्रोत्साहित करता है, प्रोत्साहन के लिए वो मीडिएशन करवाता है, मीडिएशन का उपयोग करता है, कॉन्सिलेशन के लिए बैठाता है या और अन्य जो प्रक्रियाएं हैं वो सब वो करता है, उनको प्रोत्साहित करता है, तो वो मध्यस्थम करार के विपरीत नहीं होगा, अयोग्य नहीं होगा। मध्यस्थम प्रक्रिया के दौरान जहां कहीं भी यदि ऐसी पक्षकारों के बीच सहमति बनती अगर दिखती है या मध्यस्थों को यह लगता है कि मीडिएशन कराने से, कॉन्सिलेशन कराने से यह परिनिर्धारित हो जाएगा, बिना साक्ष्य लिए पक्षकारगण स्वतः ही इस का निर्धारण, अपने विवाद का निर्धारण कर लेंगे, तो वैसी स्थिति में मध्यस्थम अधिकरण को उन प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए, उसमें सहयोग करना चाहिए। इससे आगे सबसेक्शन 2 कहता है इसका कि यदि पक्षकारगण इस प्रोत्साहन के फलस्वरूप अपने विवाद का या स्वतः प्रक्रिया के दौरान, मध्यस्थम की कार्यवाही के दौरान भी यदि खुद के प्रयास से या मध्यस्थम अधिकरण के प्रोत्साहन एवं सहयोग के प्रयास से अपने विवाद का परिनिर्धारण स्वतः कर लेते हैं,
तो वैसी स्थिति में मध्यस्थम अधिकरण को जब इस बात की जानकारी दी जाती है तो मध्यस्थम की कार्यवाही को समाप्त कर दिया जाएगा और उनका जो परिनिर्धारण है वही मध्यस्थम अधिकरण का आदेश के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। यानी जो एवार्ड होगा, जो पक्षकारों ने परिनिर्धारित कर लिया है, वही एवार्ड का सारभूत वस्तु होगा। सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ डिसीजन जो है वो सेटलमेंट ही जो पक्षकारों द्वारा किया गया है वो होगा और उसको धारा 31 के अनुरूप जो एवार्ड फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ एवार्ड सेक्शन 31 में जो बताया गया है, जैसा बताया गया है उसके अनुरूप तैयार किया जाएगा एवं पक्षकारों के कहने पर यदि उसमें सेटलमेंट के विषय वस्तु को अगर हटा देने की बात हो, किस रूप में किन शर्तों पर हुआ है, तो उस चीज को वो परिनिर्धारण की हटाकर सीधे विवाद के निस्तारण के अंतिम निर्णय को ही दिया जा सकता है, दर्ज किया जा सकता है। सबसेक्शन 3 जो आर्बिट्रल एवार्ड सहमति के आधार पर विधि के अनुकूल एवं सेक्शन 31 के अनुसार तैयार किया गया है, वह सेक्शन 31 के अनुसार एक आर्बिट्रल एवार्ड का वह सारी शक्तियां रखेगा जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अपने सुनवाई के पश्चात खुद निर्णय लेकर देती है। वैसा ही एवार्ड का ये एवार्ड भी, ये परिनिर्धारण वाला एवार्ड भी जो है सेक्शन 30 में भी जो परिनिर्धारित पक्षकारों द्वारा तय किया गया एवार्ड है, तय किया गया निर्णय के आधार पर जो तैयार किया गया है, परिनिर्धारण के आधार पर जो एवार्ड तैयार होगा उसका भी समान महत्व होगा, समान यथास्थिति होगी और समान प्रभाव होगा। तो समान प्रभाव होगा। अब हम आते हैं सेक्शन 31 फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ एवार्ड। आर्बिट्रल एवार्ड जो होगा वो कैसा होगा, किस रूप में होगा, क्या क्या उसके लिए आवश्यक है। सबसेक्शन 1 कहता है कि आर्बिट्रल एवार्ड जो भी होगा वो लिखित में होगा और जो मेंबर्स हैं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के जो सदस्य हैं उनके द्वारा हस्ताक्षरित होगा। सबसेक्शन 2 कहता है कि जहां एक से अधिक मध्यस्थों का ट्रिब्यूनल है उसमें एवार्ड जो है मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स का सिग्नेचर होना अनिवार्य है और जो जिसका सिग्नेचर नहीं है, सपोज कीजिए कि यदि तीन मेंबरों का, 3 सदस्यों का आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है और उसमें से 2 ने आर्बिट्रल एवार्ड पर हस्ताक्षर कर दिया है लेकिन तीसरा उस पर हस्ताक्षर नहीं करता है, तो वैसी स्थिति में उसके हस्ताक्षर न करने का कारण उसमें दर्ज होना अनिवार्य है। अब सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 31 आर्बिट्रल एवार्ड जो है उसमें रीजनेबल होगा और
वो निर्धारित किस आधार पर किसी पक्षकार के पक्ष में दिया गया है, इसको कारणों एवं साक्ष्यों द्वारा संपुष्ट करते हुए दिया जाएगा। कहता है जहां पर मध्यस्थम में पक्षकारगण स्वतः परिनिर्धारित कर लिए हैं, स्वतः अपने विवाद को तय कर लिए हैं, वैसी स्थिति में निर्णय किन आधारों पर किया गया है उसका उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। किंतु यदि जहां पर मध्यस्थम अवार्ड और मध्यस्थम अवार्ड सेक्शन 30 परिनिर्धारण के आधार पर है, तो वहां पर इन कारणों का देना अनिवार्य नहीं है। किंतु सबसेक्शन 4 कहता है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल स्टेट इट्स डेट एंड प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन एज डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विथ सेक्शन 20। मध्यस्थम अवार्ड में तिथि एवं मध्यस्थम का स्थान का वर्णन होना अनिवार्य है। धारा 20 के अनुरूप मध्यस्थम का स्थान जो तय किया गया है वो उसमें दर्ज होगा। सबसेक्शन 5 कहता है कि मध्यस्थम अवार्ड का हस्ताक्षरित प्रति प्रत्येक पक्षकारों को मध्यस्थम अवार्ड निर्गत होने के बाद प्रदान किया जाएगा, उनको प्रदत्त किया जाएगा। एवं सबसेक्शन 6 जो है आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 जो है ऑफ 31 कहता है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में एट एनी टाइम ड्यूरिंग द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग मेक एन इंटरिम अवार्ड on any matter with respect to which it may make a final arbitral award। सबसेक्शन 6 में प्रावधान किया गया है कि यदि मध्यस्थम प्रक्रिया के दौरान अंतरिम अवार्ड किसी भी पक्षकार को या किसी भी पक्षकार के पक्ष में दिया गया है तो फाइनल अवार्ड के समय अंतरिम अवार्ड का जिक्र होगा एवं वो उस फाइनल अवार्ड में समायोजित होकर और तब उनका समायोजन करके ही फाइनल अवार्ड तैयार किया जाएगा। सबसेक्शन 7 कहता है ए अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टीज where and in so far as an arbitral award is for the payment of money, the arbitral tribunal may include the sum for which the award is made interest at such rate deemed reasonable on the whole or any part of the money for the whole or any part of the period between the date on which the cause of action arose and the date on which the award is made। सबसेक्शन 7A कहता है कि यदि मध्यस्थम अधिकरण धन से संबंधित विवाद का निपटारा कर रहा है तो वैसी स्थिति में वो कितनी राशि प्रदत्त करने का आदेश कर रहा है और उस पर यदि मध्यस्थम अधिकरण कोई सूद इंटरेस्ट दे रहा है तो उसका भी जिक्र होगा और वो किस दर से दिया जा रहा है
जो विधि के अनुकूल हो और उसके अलावे वो समय कब से कब तक किस राशि पर कितना सूद दिया जाएगा, इन तमाम चीजों का पूर्ण रूप से उसमें स्पष्ट तौर पर वर्णन होना चाहिए। अब सबसेक्शन 7B, a sum directed to be paid by an arbitral award shall, unless the award otherwise directs, carry interest at the rate of 18% per annum for the date of the award to the date of payment। सबसेक्शन बी, 7 का सबसेक्शन बी कहता है कि जो अवार्ड दिया गया है और उसमें जो राशि दी गई है वो अवार्ड ग्रांट होने के बाद और भुगतान की तिथि तक, जब तक उसका भुगतान नहीं होता है, वो 18% प्रति वर्ष के दर से निर्देश कर सकता है, निर्देशित होगा कि साहब यदि सपोज कीजिए कि 1 जनवरी को अवार्ड की राशि को भुगतान या 30 जनवरी को अवार्ड की राशि को भुगतान करने का निर्देश अवार्ड में दिया गया है और पक्षकार 30 जनवरी तक यदि अवार्ड का भुगतान कर देते हैं तो उस पर एडिशनल इंटरेस्ट का चार्ज नहीं आएगा। किंतु यदि वो 31 जनवरी के बाद अवार्ड में दिए गए राशि का दिए गए सूद के साथ भुगतान नहीं करते हैं तो फिर उसमें 31 जनवरी तक जो अवार्ड में दर्ज राशि है और उस पर जो इंटरेस्ट है उसको समायोजित करके उसको जोड़ करके इंटरेस्ट सहित जो राशि बनता है उस पर भुगतान की तिथि तक, सपोज कीजिए कि अगर 31 तक देना है और मार्च में देते हैं तो 2 महीना तक उस राशि पर 18% वार्षिक के हिसाब से सूद जोड़कर भुगतान करना होगा। ये मैंडेटरी प्रोविजन जो है वो सबसेक्शन बी 7 का कहता है। अब हम आते हैं सेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 31 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996। ये कहता है अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टीज, ए द कॉस्ट ऑफ एन आर्बिट्रेशन शैल बी फिक्स्ड बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। जो खर्च, मध्यस्थम का जो खर्च है इसका निर्धारण कौन करेगा, तो ये करने की शक्ति मध्यस्थम अधिकरण को इस धारा के द्वारा प्रदान किया गया है। यानी मध्यस्थम की कार्यवाही में जो खर्च आया है उसका निर्धारण मध्यस्थम अधिकरण करेगा। उसी का सबसेक्शन 8 का क्लॉज बी कहता है कि द ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल स्पेसिफाई एक द पार्टी इंटाइटल्ड टू कॉस्ट। मध्यस्थम अधिकरण ही इस चीज का भी निर्धारण करेगा, ये स्पष्ट करेगा कि कौन सा पार्टी उस खर्च को पाने का हकदार है। उसी का सब क्लॉज 2 कहता है द पार्टी हु शैल पे दी कॉस्ट। कौन सा पार्टी पाएगा यह मध्यस्थम अधिकरण तय कर देगा। कौन सा पार्टी उसका भुगतान करेगा, कौन पक्षकार उस खर्च का भुगतान करेगा, यह भी मध्यस्थम अधिकरण अपने उस अवार्ड में ही तय कर देगा। साथ ही साथ मध्यस्थम अधिकरण वह राशि, खर्च की वह राशि और उसके भुगतान का तरीका भी तय करेगा। कौन सा पक्षकार किस पक्षकार को देगा, क्या राशि देगा,
कैसे देगा, कब तक देगा, ये तमाम चीज का निर्धारण मध्यस्थम अधिकरण अपने एवार्ड में करेंगे। एवं ये सारा चीज जो है ये एवार्ड में दर्ज होगा। यही सेक्शन 31 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट कहता है कि ये एवार्ड कैसा होगा। उसमें तमाम चीजों का जिक्र होगा, लिखित में होगा, दस्तखत किया हुआ होगा, सभी मध्यस्थों के दस्तखत से निर्गत होगा। उसमें किसके पक्ष में क्यों निर्णय दिया गया है, उसका ग्राउंड्स जो है, रीजनेबल रीजंस, उसको उद्धृत करना होगा, उसको दर्ज करना होगा। और अगर कोई पक्ष, कोई आर्बिट्रेटर उस पर हस्ताक्षर नहीं करता है तो वो कौन सी परिस्थिति थी, किन परिस्थितियों में उसका हस्ताक्षर नहीं हुआ है। बहुमत का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। मध्यस्थम अधिकरण यदि 3 सदस्यीय है और उसमें एक पक्षकार का हस्ताक्षर उस निर्णय के पक्ष में है, दूसरे पक्ष का हस्ताक्षर उस निर्णय के विरोध में है, तो वैसा एवार्ड सही नहीं होगा, वो न्यायकूल नहीं होगा। उस एवार्ड में कम से कम उसके पक्ष में 2 मध्यस्थों का होना अनिवार्य है और वही प्रिवेल करेगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं, आज पढ़े हैं कि साहब मध्यस्थम एवार्ड का प्रारूप क्या होगा, उसमें क्या क्या चीज होना अनिवार्य है, कौन कौन सा चीज उसमें समाहित होगा और कैसे वो कौन सा एवार्ड किस रूप में किन किन चीजों को समाहित करके तैयार किया जाएगा और वो वैलिड होगा। जो सेक्शन 31 के अनुरूप, धारा 31 के अनुरूप तैयार होगा वही आर्बिट्रल एवार्ड वैलिड होगा, मान्य होगा। तो आज इसी के साथ यहीं पर आज का अध्ययन अध्यापन का कार्य समाप्त किया जाता है। फिर अगले क्लास में हम मिलते हैं सेक्शन 32 आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट के साथ। ओके, थैंक यू।